जो आपका केवल और केवल ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट्स होती है रन करने के लिए। अगर हमें जावास्क्रिप्ट रन करना है तो उसके लिए हमें ब्राउज़र की नीड होती है, किसी स्पेशल सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट इसको हम लोग HTML के साथ मोस्टली यूज करते हैं। जैसे CSS को हम HTML के साथ यूज करते हैं, उसी तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को भी HTML के साथ यूज करते हैं। बट इसको अगर हम सेपरेटली अगर हम केवल और केवल जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना चाहें तब पर भी लिख सकते हैं, नो डाउट। बट उसका इफेक्ट हमें कहाँ पे दिखेगा, वो हम मोस्टली HTML में यूज करते हैं। बट इसके साथ साथ हम जावास्क्रिप्ट का यूज हमने देखा था कि एंगुलर जेएस में भी यूज होता है, नोड जेएस में भी होता है, रिएक्ट जेएस में भी यूज होता है। तो इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, jQuery में भी यूज करते हैं। तो अगर हमें जावास्क्रिप्ट में अगर जावास्क्रिप्ट आ गई तो हमारे लिए आगे चल करके जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो बहुत आसान हो जाएगा समझना। तो इसमें थोड़ा-सा अगर हम देखें तो कुछ यहाँ पे दिया है डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड जावा। क्योंकि कभी-कभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जावा और जावास्क्रिप्ट में। तो जावा हमारा अलग है, जावास्क्रिप्ट अलग है। जावास्क्रिप्ट ये आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और जावा एक आपकी फुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपको कहा जाए तो कंसोल एप्लीकेशन भी बनाई जाती है। कंसोल एप्लीकेशन का मतलब है जिसमें जो ड्राइवर जो कंप्यूटर सिस्टम के ड्राइवर होते हैं, जो डिवाइस के ड्राइवर होते हैं, वो बनाने के लिए भी यूज किया जाता है जावा। और एप्लीकेशन बेस भी बनाए जाते हैं, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गए जिसको आप नोटपैड, कैलकुलेटर, MS वर्ड लाइक दिस, ये इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको भी हम जावा के थ्रू बनाते हैं। वेब एप्लीकेशन भी बनाते हो आप जावा के थ्रू। बट जावास्क्रिप्ट हमारी क्या है, जावास्क्रिप्ट हम लोग वैलिडेशन के लिए यूज करते हैं या डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड जावा में। जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एंड जावा इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और ये जावा हमारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पूरा कंप्लीट दिया गया है, जिसमें आपको कंसोल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन सारे तरीके के प्रोग्राम्स बनाने की फैसिलिटी मिलती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपको ये वेब एप्लीकेशंस में आपको वैलिडेशन के लिए यूज किया जाता है। इसके आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स थोड़ा सा अलग होता है एज कंपेरिजन टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कैसे सिंटैक्स होता है जावास्क्रिप्ट का। जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आपको एक लाइन में भी पूरा का पूरा काम हो जाएगा। अगर हमें किसी भी प्रोग्राम को, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब है अगर हम एक लाइन में भी कोड लिख देंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि हमें पूरा का पूरा सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है। अगर हम स्क्रिप्टिंग की बात करें तो यहाँ पे हमें किसी बहुत बड़े सिंटैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हमने एक लाइन का भी कोड लिख दिया तो ये चल जाएगा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें पूरा का पूरा सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है तभी चलेगा। अभी हम लोग देखेंगे कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है। स्क्रिप्टिंग एक लाइन में कैसे चल जाएगा या फिर हमें पूरा सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा, वो कैसे चलेगा, वो अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। बट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आप केवल सिंगल केवल एक लाइन से भी आप काम चला सकते हो, आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम चल जाएगा एक लाइन से भी। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एक लाइन में काम नहीं चलने वाला है, आपको पूरा सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्ड ओनली ब्राउजर टू रन इट। अगर हमें जावास्क्रिप्ट रन कराना है तो ब्राउजर की केवल और केवल रिक्वायरमेंट्स होती है। बट जावा रिक्वायर्ड जेआरई, जावा के प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमें जावा रन टाइम इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। बट आपको जावा स्क्रिप्ट का कोड रिक्वायरमेंट्स किसकी होती है, ब्राउजर की। जावा स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर वेब वेब
जावास्क्रिप्ट का किस लिए यूज किया जाता है? वेब में यूज किया जाता है फॉर्म वैलिडेशन के लिए, बट जावा इज यूज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जावास्क्रिप्ट is used for form validation for web application, but Java is used for software development. JavaScript does not support file handling. फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि किसी प्रोग्रामिंग के हेल्प से किसी फाइल के अंदर के डेटा को रीड या राइट करना, उसको फाइल हैंडलिंग बोलते हैं। किसी प्रोग्राम की हेल्प से किसी दूसरी फाइल के डेटा को रीड या राइट करना, या कह सकते हो किसी दूसरी फाइल पे डेटा को एक्सेस करना किसी प्रोग्रामिंग के माध्यम से, वो हमारा क्या होता है? फाइल हैंडलिंग होता है, जो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता है। बट आपका जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करेगा, बट आपका जावा क्या करेगा? फाइल हैंडलिंग सपोर्ट करता है। अगर हम जावा के प्रोग्राम के माध्यम से अगर हम किसी भी फाइल के डेटा को एक्सेस करना चाहें तो हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ये जावा स्क्रिप्ट क्यों अलाउ नहीं करता है फाइल हैंडलिंग? ये सिक्योरिटी रीजन से अलाउ नहीं करता है। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस इट नॉट अलाउड एनी फाइल हैंडलिंग टॉपिक्स इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट वेरी लिमिटेड एज कंपेयर टू द जावा। जावा स्क्रिप्ट हमारा क्या होता है? बहुत ही लिमिटेड होता है एज कंपेरिजन टू द जावा। जावा के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जावा स्क्रिप्ट बहुत ही कम होता है। इसका स्कोप या बोल सकते हैं इसके यूज करने के एरिया बहुत कम होते हैं, बट जावा का बहुत सारे एरिया में यूज किया जाता है, बहुत सारे इन्वायरमेंट्स में। टू राइट द जावा स्क्रिप्ट कोड, टू राइट द जावा स्क्रिप्ट कोड इन्वायरमेंट्स, इसके लिए कौन कौन से इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? HTML कोड की ज़रूरत पड़ेगी, या और इसके साथ साथ या फिर हम ब्राउज़र का कंसोल यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के कोड को हम HTML के साथ भी हम लिख सकते हैं और ब्राउज़र के कंसोल में भी लिख सकते हैं। ब्राउज़र के कंसोल में लास्ट टाइम पे आपको मैंने डिस्कस किया था कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट के कोड को हम जा करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल में भी जा करके हम जावास्क्रिप्ट के कोड को हम लिख सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ से हम अलर्ट लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं? जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करा सकते हैं कंसोल के माध्यम से। और वैसे आप यहाँ पे जावा ये आपको यूजिंग ब्राउजर कंसोल, ब्राउजर के कंसोल में भी हम जावास्क्रिप्ट को कोड को लिख सकते हैं। इसके साथ साथ हम HTML में भी लिख सकते हैं यूजिंग HTML। HTML की हेल्प से कैसे लिखेंगे? HTML प्रोवाइड द जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग। HTML क्या प्रोवाइड करता है? स्क्रिप्ट टैग टू राइट द जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने के लिए हमें स्क्रिप्ट नाम का क्या होता है? एक टैग मिलता है जिसको हम HTML में आसानी से यूज करके हम जावास्क्रिप्ट कोड को लिख सकते हैं। किसके रूप में? एज अ इंटरनल जावास्क्रिप्ट कोड। अगर हमें इंटरनल जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। स्क्रिप्ट टैग कुछ इस तरीके से रहेगा, स्क्रिप्ट ओपन होगा, स्क्रिप्ट क्लोज होगा, इसी के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट के कोड को लिखेंगे अगर हमें इंटरनल लिखना है तो। either use inside head tag or before closing the body tag। हम इस टैग को कहाँ पे लिखेंगे? या तो हेड टैग के अंदर लिखेंगे इनसाइड द हेड टैग, या फिर हम कहाँ पे लिखेंगे? बॉडी को क्लोज होने से पहले। आपको रिकमेंड कहाँ पे किया जाता है? बिफोर क्लोजिंग द बॉडी टैग, बॉडी टैग के क्लोज होने से पहले।
यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, ये एग्जांपल है आपको। यहाँ पे आपको रिकमेंड कौन सा किया जाता है, बॉडी टैग के क्लोज होने से पहले आप जावास्क्रिप्ट के कोड को रिकमेंड किया जाएगा, बट आप यहाँ पे भी हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हो, हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग ओपन करिए, क्लोज करिए, इसी के अंदर आप क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट कोड को लिख सकते हैं। ओके, डिसेबल द कोड, हम जावास्क्रिप्ट के कोड को कैसे डिसेबल करते हैं। अगर हम डिसेबल करने की बात करें तो जिसको बोलते हैं कमेंट, अगर हमने किसी भी लाइन ऑफ कोड को कमेंट कर दिया तो वो आपका प्रोग्रामिंग में कोड काम करना बंद कर देगा, उसका आउटपुट नहीं आएगा। कैसे यूज करेंगे, सिंगल लाइन अगर हमें कमेंट करना है तो डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, डबल फॉरवर्ड स्लैश जिस लाइन के पहले अगर हमने लगा दिया तो वो उस लाइन का आउटपुट हमें ब्राउजर पे नहीं आएगा, इसका मतलब वो क्या हो गया, डिसेबल हो गया। उसी को हम क्या बोलते हैं, कमेंट, कि इस लाइन को हमने कमेंट कर दिया। अगर मल्टी लाइन कमेंट करना है तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए फॉरवर्ड स्लैश स्टार करेंगे, इसके अंदर जितना भी कोड अगर हमने लिख दिया, इस कोड का कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि ये अब हमारा क्या हो गया, डिसेबल हो गया, कमेंट हो गया। तो मल्टी लाइन कमेंट्स को हम इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश स्टार लगाएंगे और यहाँ पे क्लोज करेंगे स्टार फॉरवर्ड स्लैश। इसके अंदर का कोड हमारा क्या होगा, ये रिजल्ट हमें नहीं देगा जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे। जावा स्क्रिप्ट के कुछ टर्म्स हैं, जावा स्क्रिप्ट की कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको आप जैसे फंक्शन बोलते हो, इवेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हम इन टर्म्स को जानते हैं तो बहुत ही आसानी से हम जावा स्क्रिप्ट को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं तो जैसे हम कभी भी जैसे कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं ना तो उसके कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, तो वो हमें जानना जरूरी होता है। जैसे अगर हमने इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट्स में आपको वोवेल होता है, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कुछ ग्रामर्स के रूल होते हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे फंक्शन हो गया, इवेंट्स हो गया, वेरिएबल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये सारे क्या हैं, इस प्रोग्रामिंग के क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। इसके बारे में हमें क्या होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए। फंक्शन कहेंगे या इवेंट्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, तब जा करके हम किसी भी प्रोग्रामिंग फंक्शन। फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन क्या होता है, एक लाइन ऑफ कोड होता है जो प्रोवाइड करेगा रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। किसी भी कोड को बार बार अगर हमें रीयूटिलाइज करना है तो हम उस कोड को एज अ फंक्शन के तौर पे बनाएंगे। फंक्शन आपको किसी भी कोड को रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, सच एज डिफाइन इन द क्लास इन स्टाइल टैग। जैसे हम क्या करते हैं, किसी स्टाइल टैग के अंदर, जैसे अगर हम देखें तो सीएसएस में स्टाइल टैग के अंदर बहुत सारी क्लासेस बनाते हैं और उस क्लासेस को क्या करते हैं, बार बार हम एचटीएमएल टैग के साथ रीयूटिलाइज करते हैं। कभी हमने कोई भी क्लास होती है, हम H1 के साथ भी लगा देते हैं, वही क्लास हम H2 के साथ भी लगा देते हैं, वही क्लास हम क्या करते हैं, पैराग्राफ के साथ भी लगा देते हैं। तो मल्टीपल क्लासेस हम बना करके क्या करते हैं, अलग अलग टैग के साथ उसको बार बार यूज करते हैं, दैट वन इज द रीयूटिलाइजेशन। वैसे ही हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन बना करके क्या करेंगे, उसको बार बार रीयूटिलाइज करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, लाइन ऑफ कोड्स होते हैं, जस्ट लाइक अगर हम सीएसएस की बात करें, सीएसएस में स्टाइल टैग होता है। जब हम इंटरनल सीएसएस लिखते हैं तो इंटरनल सीएसएस में क्या होता है, स्टाइल टैग के अंदर बहुत सारी क्लासेस बनाई जाती हैं।
और उन क्लासेस को हम बार बार क्या करते हैं, HTML टैग में यूज करते हैं। वैसे ही फंक्शन हम बनाएंगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर, और उन फंक्शन को बार बार हम यूटिलाइज करेंगे। कैसे करेंगे वो भी देखते हैं अभी, बट पहले इसमें कुछ हमारे पास फंक्शंस के टाइप होते हैं। इसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस का मतलब ऑलरेडी गिवन बाय द जावास्क्रिप्ट, जो प्रोग्रामिंग में दिया गया हो पहले से, वो हमारा क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। जो फंक्शंस हमारे पास प्री डिफाइंस दिए गए होते हैं, वो हमारा क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन। जो ऑलरेडी पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं फंक्शन, वो फंक्शंस हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। सो इस ऑलरेडी गिवन बाय द जावास्क्रिप्ट, नो नीड टू क्रिएट देम, उसको हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट यूज दैट फंक्शन, उनको केवल हम डायरेक्टली यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अलर्ट की बात करें, अभी अभी हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे अलर्ट फंक्शन का यूज किया था। तो ये अलर्ट फंक्शन हमने बनाया नहीं है, ये पहले से अवेलेबल कराया गया है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो हमने उसको यूज किया। वैसे ही आपको राइट फंक्शन होता है, लॉग फंक्शन होता है, प्रॉम्प्ट फंक्शन होता है, कंफर्म फंक्शन होता है। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलते हैं जो प्री डिफाइंड प्रोग्रामिंग में होते हैं। तो आगे चल करके हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शंस को देखेंगे कि फंक्शंस, क्योंकि ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शंस का मतलब क्या है, कि हम खुद से फंक्शन बनाएंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो नीड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स हम अपने लिए फंक्शन बनाते हैं, वो हमारा क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। इसको बनाते कैसे हैं, इसका सिंटेक्स क्या होगा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जाएंगे। अगर हमने इंटरनल सीएसएस लिख रहे, इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन हमारा एक कीवर्ड होता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होगा, फिर इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। देन हमारा ये फंक्शन ओपनिंग पार्ट होता है, ये क्लोजिंग पार्ट है। ओपन कर्ली ब्रेस, क्लोज कर्ली ब्रेसेस, ये हमारे क्या है, फंक्शन को ओपन करके फंक्शन यहाँ पे हमारा एंड हो रहा है। तो जो भी कोड हमें बार बार रिपीट करवाना होता है, वो कोड हम इस फंक्शन के बॉडी पार्ट के अंदर लिखते हैं। बाकी यहाँ पे फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि आप खुद बना रहे हो, तो यहाँ पे फंक्शन का नाम इसके वर्क के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फंक्शन का नाम देते हैं। देने के लिए आप कुछ भी दे सकते हो, बट आपको रिकमेंड किया जाता है कि जिस तरीके का वर्क हो आपके फंक्शन का, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फंक्शन का नाम दीजिए। और बाकी ये कीवर्ड होता है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आप फंक्शन बना रहे हो, तो फंक्शन के नेम से पहले आपको लिखना पड़ेगा, दिस वन इज द फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। कीवर्ड का मतलब है जो पहले से प्री डिफाइन रिजर्व होते हैं। तो फंक्शन हमारा एक वर्ड है जो ऑलरेडी पहले से डिफाइन किया गया है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हमें यहाँ पे फंक्शन मेंशन करना पड़ेगा फंक्शन नेम के पहले। बाकी यहाँ पे इसके अंदर हमारा ये स्टेटमेंट्स रहेंगे, जिसको बार बार रिपीट करवाना होता है। रीयूजेबिलिटी जिसकी बात करते हो आप, जिसको बार बार रीयूटिलाइज करना होता है। जैसे अगर हम बात करें स्टाइल में लिखते हैं, तो स्टाइल भी हम लोग लिखते थे ना। स्टाइल भी अगर हम देखें, तो यहीं पे हम लोग, अगर हम सीएसएस की बात करें, तो सीएसएस में भी हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग लगाते थे। स्टाइल के अंदर यहीं पे हम क्लास, इसी के अंदर हम लोग क्लास बनाते थे, और इस क्लास का बॉडी पार्ट होता था। और इसी के अंदर हम क्या करते थे, रिपीट करने वाला, जिसको हम बार बार यूज करना होता था। जैसे हमने यहाँ पे सेट कलर लिख दिया, ये हमने क्लास का नाम दे दिया, और यहाँ पे हमने कलर का नाम दे दिया कलर।
रेड दे दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये रीयूटिलाइज करने वाला पार्ट हो गया। अब इस जहाँ पे भी हमें जिस एच अगर हमें कलर रेड चाहिए, किसी हेडिंग का कलर रेड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस क्लास को वहां पे यूज करेंगे। ये तो हो गया जिस, ये एक तरीके से फंक्शन हो गया जिसको हम क्या करेंगे, बार बार यूज करेंगे। अब यहाँ पे यूज कैसे किया जाता है, जैसे कॉलिंग पार्ट ऑफ द फंक्शन, केवल फंक्शन का नाम लिख देते हैं। जैसे अभी इसके पहले अगर आपको याद हो, तो एक पहले से बना बनाया फंक्शन था एलर्ट, और इस एलर्ट फंक्शन में हमने कुछ इस तरीके से मैसेज पास किया था, और ये हमारा फंक्शन क्या हो गया था, कॉल हो गया था। प्री डिफाइंड फंक्शन वाले में हमें डेफिनेशन पार्ट बनाना नहीं पड़ता है, केवल कॉल करना होता है। बट अगर हम खुद से बना रहे हैं तो फंक्शन, उसको हमें डिफाइन भी करना पड़ेगा इस तरीके से, इस फंक्शन को ऐसे डिफाइन भी करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम उसको यहाँ पे कॉल करेंगे कुछ इस तरीके से। तो प्री डिफाइन वाले में हमें जस्ट केवल कॉलिंग पार्ट होता है, ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, ये जो यहाँ पे डिफाइन करने के लिए दिया है। और ये डिफाइन करने का तरीका जो है बहुत आसान है। अगर हम देखें तो यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम जो बार बार स्टेटमेंट को रीयूटिलाइज करना होता है, उसको हम इसमें इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे। ये फंक्शन का ओपनिंग होता है और ये फंक्शन का क्लोजिंग पार्ट होता है। और यहाँ पे ऐसे ही अगर हम इस क्लास की बात करें, तो क्लास भी हमारा क्या है, ये क्लास हमारा यहाँ से ओपन हुआ है, और ये क्लास हमारी यहाँ पे क्लोज हुई है। अगर हमें इस क्लास को बार बार यूज करना है, वो हेडिंग 1 के साथ भी यूज कर सकते हैं, हेडिंग 2 के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज कैसे करेंगे, इसमें हमारे पास जैसे H1 है, तो H1 के साथ अगर हमें उस क्लास को यूज करना होता है, तो क्लास इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या पास करते हैं, सेट कलर। तो हमारा ये क्या होगा, इस मैसेज पे अप्लाई हो जाएगा आपका रेड कलर। ऐसे इसी को रीयूटिलाइज करने की बात अगर हम करते हैं, तो हमारे पास कोई एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ पे अगर हमें सेम कलर चाहिए, तो हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, वही सेम क्लास को यूज कर सकते हैं। रीयूटिलाइज का मतलब है कि हम जिसको बार बार यूज कर सकें। तो आपने ये देखा कि हमने एक क्या किया था, सेट कलर नाम से एक क्लास बनाई थी, उसको हमने हेडिंग के साथ भी यूज किया है, पैराग्राफ के साथ भी यूज किया है। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं, तो उसको हम एक बार बनाने के बाद मल्टीपल टाइम हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सेट कलर को 2 बार यूज किया है, आप देख रहे हो सेट कलर हमने एक ही बार बनाया है क्लास को, बट हम इसी क्लास को हमने क्या किया है, हेडिंग के साथ भी इस्तेमाल किया है और पैराग्राफ के साथ भी इस्तेमाल किया है। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी हम फंक्शन अगर हमने एक बार बना लिया है, तो उस फंक्शन को हम मल्टीपल टाइम उसको हम कॉल कर सकते हैं। डिफाइन करना एक बार पड़ता है, एक बार डिफाइन करना पड़ता है, बाकी हम उसको कॉल कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। ये हमारा क्या है, ये CSS में होता है। such as given in CSS। इसको हम डिफाइन करते हैं, देन इसको हम कॉल करते हैं। ओके। डिफाइन एंड कॉलिंग फंक्शन। डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन फंक्शन कुछ इस तरीके से, फंक्शन, फंक्शन का नेम सेम वही चीज है, इसी को बोलते हैं डेफिनेशन पार्ट ऑफ द फंक्शन। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट के कोड को, कुछ भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। बाकी फंक्शन डिफाइन करने के बाद कॉल करना होगा, तो हम ऐसे डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिख देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे, ये हमारा कॉलिंग ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। बाकी हम यहाँ पे
अगर हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही रहेगा, और कॉलिंग भी करेंगे तब पर भी हमारा क्या होगा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही रहेगा। above declaration of the functions are the user defined function, but javascript also provide the predefined functions। जो ऊपर ये फंक्शंस दिया गया है ये क्या है, हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शंस है, बट हमें जावास्क्रिप्ट बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस भी अवेलेबल कराता है। जैसे अलर्ट आपने देखा था, वैसे आपका लॉग होता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है, राइट फंक्शन होता है, काउंट फंक्शन है, कंफर्म फंक्शन है। दीज आर द प्री डिफाइंड फंक्शंस। इवेंट इज एन एक्टिविटी। इवेंट्स क्या होता है, इसी के ऊपर हम लोग टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे ना। फंक्शन होता है, वेरिएबल्स होता है, कुछ इसके एचटीएमएल के टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे। फंक्शन हो गया, इवेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये था बेसिक जानकारी फंक्शन के बारे में। आगे चल करके हम लोग फंक्शन में डिटेल डिस्कस करेंगे, एक पूरा का पूरा फंक्शन के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आपको फंक्शन थोड़ा वही सा होगा ना सर आइडिया जिसमें होना चाहिए मतलब हाँ जी हेलो। हाँ जी सागर। क्या तो फंक्शन वगैरह, फंक्शन वही होगा ना जिसमें प्री डिफाइंड होगा ऑलरेडी पहले से ही। फंक्शन हमारे पास कुछ प्रीडिफाइन भी होते हैं और कुछ फंक्शन हम बना भी सकते हैं। तो आप अच्छा। अगर बनाना चाहेंगे तो आप फंक्शन बना भी सकते हैं। अभी जो नीचे हम लोग देख रहे थे तो इसमें आप देखोगे ना, इसमें एक हाँ। प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब जो पहले से बने बनाए फंक्शंस होते हैं, जो जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस का मतलब है जिसको हम खुद से बनाते हैं या डेवलपर बनाता है। इसका सिंटैक्स आपने देखा कि हम अगर फंक्शन बनाना चाहें तो फंक्शन कैसे बनाएंगे, फंक्शन, फंक्शन का नाम, उसके बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कोड को हम लिखेंगे। तो आगे चल करके हम लोग डिटेल में देखेंगे फंक्शन के बारे में भी कि फंक्शन कैसे बनता है। बट अभी एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि फंक्शन क्या है, इवेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। नहीं तो बीच बीच में अगर हमने जैसे नाम लिया कि इस फंक्शन को ऐसे कर लो, इस फंक्शन को ऐसे, या फिर इस इवेंट को कॉल करो, तो आपके माइंड में क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन से राइज होंगे कि फंक्शन फंक्शन फंक्शन, ये बार बार फंक्शन है क्या चीज, या फिर इवेंट की बात हो रही थी, इवेंट क्या है। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। अगर हम जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट से पहले हमें इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी, ये हमारे पास ये सारे के सारे प्री डिफाइंड फंक्शन थे। अब हम लोग देखेंगे इवेंट के बारे में। इवेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, एक एक्टिविटी होती है यूजर के साइड से। यूजर के साइड से एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, वो चाहे क्लिक करे या फिर डबल क्लिक करे, या माउस को मूव करे, अप करे, या होवर करे। बहुत सारे ब्राउजर पे एक्टिविटी करता है यूजर, वो एक्टिविटी क्या होती है, इवेंट्स कहलाती है। इवेंट क्या होता है, इवेंट इज एन एक्टिविटी फ्रॉम यूजर साइड वेयर ब्राउजर रिस्पॉन्स या फिर कॉल करेगा फंक्शन को टू यूजर एक्टिविटी। यूजर के एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेगा। जैसे जैसे यूजर क्या करेगा, ब्राउजर पे कुछ रिस्पॉन्स देगा, उस रिस्पॉन्स को हम एज अ इवेंट के तौर पे मानते हैं, और उसी इवेंट के अकॉर्डिंग ही आपके बहुत सारे फंक्शंस कॉल किए जाते हैं। जैसे जैसे यूजर इवेंट्स परफॉर्म करेगा वैसे वैसे फंक्शंस क्या होंगे, कॉल होंगे। उसके इवेंट्स की बात करें तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। जैसे अगर आप बात करें, जैसे यूजर कभी क्लिक भी करता है, कभी फॉर्म सबमिट करता है, कभी आपके ड्रॉप डाउन में से बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें से वैल्यू को चेंज करता है। जैसे एक सिटी दिया गया है, सिटी में आपको बहुत सारे सिटी के नाम दिए गए हैं। आपने एक सिटी का नाम सेलेक्ट किया, फिर आपको लगा नहीं ये सही नहीं है, दूसरा सिटी होना चाहिए, तो वो आप चेंज करते हो, तो ये चेंज इवेंट्स होता है।
अगर आप फॉर्म सबमिट करते हो तो सबमिट इवेंट होता है। ये कौन फॉर्म सबमिट करेगा, कौन क्लिक करेगा, यूजर क्लिक करेगा। तो ये किसके साइड से एक्टिविटी होती है, यूजर के साइड से एक्टिविटी होती है। इसी यूजर की एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, इवेंट। इवेंट हमारा एक जनरल टर्म्स है, उसके एग्जाम्पल्स हैं ये। इवेंट्स का पहला एग्जाम्पल हो गया क्लिक, दूसरा इवेंट का एग्जाम्पल हो गया सबमिट, तीसरा एग्जाम्पल हो गया ऑन चेंज। ऐसे ही बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, अनब्लर है, अनलोड है, ऑन रीलोड है। इस तरीके से बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। जब हम इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे इवेंट्स के बारे में। These events are used as inline in JavaScript, just like inline CSS। यहाँ पे देखिए इनलाइन कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने H1 में लगा दिया ऑन क्लिक इवेंट, ये हमारा क्या हो गया, ऑन क्लिक इवेंट हो गया। ऑन क्लिक इवेंट का मतलब ये हो गया कि जैसे ही यूजर इस H1 पे, इस हेडिंग पे क्लिक करेगा तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड क्या होगा, रिस्पॉन्स करेगा। मतलब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे ही हेडिंग 1 पे यूजर क्लिक करेगा, ऑटोमेटिक ये क्या होगा, ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। और जैसे कॉल होगा, अलर्ट हमारा क्या करेगा, ये मैसेज हमें रिस्पॉन्स करेगा। जैसे आप क्या करते हो, अगर आपको याद हो तो इनलाइन सीएसएस लिखते थे तो आप स्टाइल टैग लगाते थे और यहाँ पे हाँ हाँ। उसके कोड लिखते थे। वैसे ही यहाँ पे ऑन क्लिक हमें लिखना पड़ेगा, ये ऑन क्लिक इवेंट्स है। स्टाइल टैग की जगह, स्टाइल एट्रीब्यूट की जगह पे क्या होगा, ऑन क्लिक इवेंट होगा। एक हमारे पास डॉम होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जैसे इवेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वैसे हमारा क्या होता है, डॉम भी होता है। ये जावास्क्रिप्ट हमारा क्या करता है, डॉम में जाकर के मॉडिफिकेशन करता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी एचटीएमएल के कोड लिखे जाते हैं, ये सारा का सारा, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है ऑब्जेक्ट के थ्रू। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसके बारे में भी देखेंगे। तो ये जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जितना भी कोड हम लोग लिखते हैं जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट कोड क्या करता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में जाकर के चेंजेस करता है। क्योंकि जो हम HTML का कोड लिखते हैं ना, HTML के कोड के पहले एक और कोड बनता है जिसको बोलते हैं डॉम। HTML का कोड जब हम रन कराते हैं ब्राउजर में तो वो हमारा क्या होता है, डॉम में कन्वर्ट होता है। देन उसके बाद हमारा ब्राउजर पे रिफ्लेक्ट करता है। पहले HTML कोड को डॉम में कन्वर्ट करेगा, देन ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल रिफ्लेक्ट करेगा हमारा ब्राउजर पे। तो जावास्क्रिप्ट कोड कहाँ पे चेंजेस करता है, आपके डॉम में कन्वर्ट चेंजेस करता है। डॉम स्टैंड्स फॉर, डॉम का मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका यूज क्यों करते हैं, इट इज यूज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द HTML एलिमेंट एंड टैग। इसका अगर हम बात करें, इट इज यूज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द HTML एलिमेंट्स। अगर हमें HTML के टैग को अच्छी तरीके से समझना है तो हमें डॉम के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि HTML के टैग कैसे आपस में अरेंज हैं। HTML के अंडरस्टैंडिंग के लिए, HTML के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें थोड़ा बहुत डॉम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एलिमेंट का, HTML के टैग का स्ट्रक्चर होता है जो आपको हेल्प करेगा किसके लिए, मैनेज द UI यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। अगर हम जावास्क्रिप्ट के माध्यम से अगर हम चाहते हैं कि डिजाइनिंग हमारी यूआई जो होती है, यूआई डिजाइन जो होती है, उसको हम मैनेज करना चाहते हैं तो हमें डॉम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू चाहते हैं कि अपनी डिजाइन में फ्रिक्वेंटली चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड क्या करता है,
आपके डॉम में जाके मॉडिफिकेशन करता है। जब हम HTML के कोड को रन कराते हैं तो HTML का कोड हमारा क्या होता है, पहले डॉम में कन्वर्ट होता है, देन हमारा ब्राउजर पे आउटपुट देता है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट के कोड को थ्रू अगर हम UI को मैनेज करना चाहते हैं तो हमें डॉम के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि डॉम कैसा होता है। तो यहाँ पे डॉम क्या है, डॉम का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका यूज किस लिए किया जाता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द HTML टैग। HTML टैग के स्ट्रक्चर को समझना है तो हम डॉम के बारे में थोड़ा सा रीड आउट मारेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इसका अगर हम देखें तो डॉम हमें हेल्प किस लिए, डॉम हमारा हेल्प करेगा UI को मैनेज करने के लिए, किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अगर हम डॉम में देखेंगे तो डॉम में होता क्या है, डॉम में कुछ नहीं है, डॉम में केवल और केवल हायरार्की दिया जाता है। हायरार्की का मतलब ये है कि जैसे अभी आप बात करते हो ना कि ये हमारे पास क्या है, हायरार्की का मतलब है जैसे हमारा ये HTML है, HTML के अंदर HTML के अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से हेड टैग होता है, और इसी के पैरेलल ही हमारा क्या होता है, बॉडी टैग होता है। इसी के पैरेलल हमारा क्या होता है, हेड टैग भी होता है और बॉडी टैग भी होता है। जैसे आप देखते हो HTML टैग हमारा क्या है, HTML हमारा एक सुपर टैग है, फिर उसके अंदर बॉडी टैग है। जब HTML हमारा हेड क्लोज होगा तभी हमारा बॉडी भी स्टार्ट होगा। हायरार्की का मतलब यही है कि कौन टैग किस टैग के अंदर है, कौन सा टैग किस टैग के अंदर है, ये हमारा हायरार्की बताता है। तो डॉम में हमारा बेसिकली क्या होता है, हायरार्की होता है। डॉम में हमारा क्या होता है, हायरार्की होता है। मेनली शो द हायरार्की ऑफ टैग स्ट्रक्चर, कि कौन से टैग के अंदर कौन सा टैग है, फिर इस टैग के अंदर ये टैग है, ये हमारा कौन बताएगा, डॉम बताता है। जब भी हम HTML का कोड लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिक सारा का सारा कोड क्या होता है, एक डॉम स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या होता है, ऑटोमेटिक अरेंज हो जाता है। और उस अरेंजमेंट में क्या होता है कि हायरार्की होती है। हायरार्की किस चीज की होती है, इसका अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको आई होप मिल जाएगा वहाँ पे। देखिए इस तरीके से आपको डॉम का मिल जाएगा पिक्चर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। ये कहाँ से कर दिया ये, अगर आप डॉम पे देखोगे क्या है, रूट एलिमेंट, इसके हेड एलिमेंट है, टाइटल एलिमेंट। हेलो। तो ये हमारा क्या है, HTML डॉम ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को हमारा क्या बोलते हैं, डॉम बोलते हैं। आप सर एक बार इसको दोबारा जाकर के बोलना सर, चाहे तो आप आवाज नहीं आ रही गूगल, थी। HTML DOM model is
कंस्ट्रक्टेड एज ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या करेगा, एक ट्री के फॉर्म में दिया जाता है इस डॉम को। तो ये हमारा जो जावा स्क्रिप्ट होता है ना, जब भी हम HTML कोड को रन कराते हैं तो पहले ये इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या करेगा, अरेंज करता है इस ट्री के फॉर्म में। देन हमारा ब्राउजर में आउटपुट आता है। तो जावा स्क्रिप्ट क्या करता है कि डायरेक्ट जाकर के डॉम में मॉडिफिकेशन करता है, और जैसे ही डॉम में मॉडिफिकेशन करेगा तो आपके ब्राउजर्स को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अभी हमारे पास कोई HTML में कोई हम अगर चेंजेस करते हैं तो हमें उसका इफेक्ट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। बट अगर हम उसके डॉम में जाकर के मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमारे ब्राउजर को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो हमारा क्या होगा, जो भी रिजल्ट होगा तुरंत का तुरंत रिप्लाई मिलेगा, कहाँ से, डॉम में जैसे ही मॉडिफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि जो डॉम का स्ट्रक्चर होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, आउटपुट आता है ब्राउजर पे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो डॉक्यूमेंट के बाद क्या है, रूट एलिमेंट कौन सा है, HTML है। फिर इसके अंदर सब एलिमेंट है हेड, फिर इसी के पैरेलल में क्या है, बॉडी है। हेड के अंदर कौन सा है, टाइटल है। टाइटल के अंदर क्या है, टेक्स्ट जो हम लोग मैसेज देते हैं। वैसे बॉडी के अंदर क्या है, href एलिमेंट्स है, ए एलिमेंट्स है, h1 एलिमेंट्स है। तो ये क्या, इसकी हायरार्की बनती है, इसी को बोलते हैं हायरार्की। ये जिसको एक के अंदर एक जो दिया गया इसी को क्या बोलते हैं, हायरार्की। तो यहाँ पे जो दिया गया मेनली इट इज शो द हायरार्की। डोम हमारा क्या होता है, एक हायरार्की को शो करता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक हायरार्की है। तो डोम की हायरार्की है ये। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में केवल आपका क्या है, इस तरीके से आपको हायरार्की मिलेगी। बाकी इसमें वेरिएबल्स के बारे में क्या है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज जस्ट लाइक कंटेनर विच होल्ड द वैल्यू। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो किसी भी वैल्यू को होल्ड करने का काम करता है। वेरिएबल इज जस्ट लाइक क्या बोलते सर, ये तो कंटेनर। डॉम ये है? डॉम हमारा क्या होता है, डॉम जब किसी भी HTML फाइल को जब हम रन कराते हैं तो वो ब्राउजर में आउटपुट आने से पहले पूरा का पूरा HTML का कोड डॉम में कन्वर्ट होता है, और ये हमें नहीं कन्वर्ट करना होता है, अरे ये ये सर ऑटो, प्रोसेस है ना सर, प्रोसेसर जो करता है। हाँ वो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है। तो पहले HTML कोड को क्या करेगा, डॉम में कन्वर्ट करता है, फिर उस डॉम एलिमेंट को आउटपुट में रिस्पॉन्स देता है। तो जावा स्क्रिप्ट का कोड हमारा जो होता है वो ऑटोमेटिक किसमें चेंजेस करता है, डॉम में कन्वर्ट करता है। इसीलिए हमारा जो है आउटपुट जो आता है रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक दे देता है। बट HTML में अगर आप लिखोगे तो आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे आप HTML में कोई चेंजेस करते हो तो आपको ब्राउजर में जा करके रिफ्रेश करना पड़ता है। बट अगर हमारा डॉम में कोई मॉडिफिकेशन होता है तो हमें ब्राउजर को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे चल करके अगर आप देखोगे ना तो ऐसे ही आपको जावा स्क्रिप्ट
बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते सर मेटा लगा के भी तो कर देते हैं, मेटा में रिफ्रेश वो लगा देते हैं, एवरी 5 हैं। सेकंड पे होता रहता है पेज हमारा रिफ्रेश। वो अलग चीज होता है। हेलो। वो अलग चीज होती है। हेलो। हेलो। हाँ सर, क्या बोल रहे थे, जैसे मेटा टाइप भी तो होता है, जैसे मेटा लगा देते हैं तो वो रिफ्रेश होता रहता है ना ब्राउजर के ऑटोमेटिक। लिए, हाँ, वो अलग चीज होती है। बट ये जावास्क्रिप्ट है जो ना, जावास्क्रिप्ट आपको डॉम में मॉडिफिकेशन करने के लिए होता है। वो पर्टिकुलर पेज को बार बार रिफ्रेश होता है, पूरा पेज रिफ्रेश होता है, ये पर्टिकुलर सेक्शन को रिफ्रेश करता है। जैसे एक पूरे पेज को रीलोड करना, पूरे पेज को रिफ्रेश करना एक अलग बात होती है, और किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर के रिफ्रेश करना वो अलग होता है। अगर आप मेटा टैग के थ्रू अगर आप रिफ्रेश करते हो तो पूरा पेज क्या होता है, रीलोड होता है। वो जिसमें हमारा क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, रिस्पॉन्स बहुत स्लो आता है। बट जब हम इसके डॉम में मॉडिफिकेशन करते हैं तो डॉम हमारा क्या करता है, केवल और केवल एक पर्टिकुलर सेक्शन को रिफ्रेश करता है, और रीलोड होने में टाइम नहीं लगता है, वो तुरंत का तुरंत रिस्पॉन्स करता है। जो आप बता रहे हो मेटा टैग के थ्रू, वो जो आपका होता है वो पूरा पेज रिफ्रेश करेगा। ठीक है। इसमें आपको वेरिएबल भी मिलेगा। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल is just like container which hold the value. That means it allocate या occupied the space in memory. वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो वैल्यू को क्या करेगा, रखने का काम करता है। और मेमोरी भी क्या करता है, मेमोरी में स्पेस एलोकेट करने का काम करता है। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट में, आप वैर लिखोगे, वैर लिखने के बाद वेरिएबल का नाम दोगे। वेरिएबल क्यों बनाएंगे, अगर हमें कोई वैल्यू रखनी होगी इसके अंदर तो हम वेरिएबल बनाएंगे। जैसे हमारे पास एक कप होता है, कप, अगर हमें टी को रखना है, मिल्क को रखना है, तो हमें उस कप की नीड होगी जिसमें रखना है, कंटेनर की जरूरत होती है ना। वैसे ही हमारा वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें किसी भी वैल्यू को रखने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे पास कप है तो कप में चाहे आप मिल्क रखो, टी रखो, वाटर रखो, सिमिलर वैसे ही वेरिएबल भी एक कंटेनर होता है जिसमें हम अलग अलग वैल्यू रखते हैं, वो चाहे इंटीजर वैल्यू हो, चाहे स्ट्रिंग वैल्यू हो, या फिर नंबर हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसमें हम वैल्यू को होल्ड करने का काम करेंगे। वेरिएबल नेम शुड बी स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेट। वेरिएबल नेम हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नॉन न्यूमेरिक से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे इसमें करेक्ट देखा जाए तो हमारा ये वेरिएबल करेक्ट तरीका है, N1 आप लिख सकते हो, बट 1N नहीं लिख सकते। इस तरीके से वेरिएबल आप नहीं बना सकते। आप इस तरीके से वेरिएबल बना सकते हो। वेरिएबल नेम शुड बी स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेट। अल्फाबेट से हमेशा स्टार्ट होना चाहिए, नंबर से नहीं स्टार्ट हो सकता। 1 नाम, 1N नहीं हो सकता, N1 नंबर हो सकता है। और इसमें वेरिएबल नेम नेवर अलाउड एनी स्पेशल सिंबल। आप किसी भी वेरिएबल के साथ डॉलर, एट द रेट, हैश, ये सारे स्पेशल सिंबल का यूज नहीं कर सकते। अगर आप इस तरीके से वेरिएबल बनाओगे तो ये सही वेरिएबल नहीं बताएगा, ये इनकरेक्ट बताएगा। वेरिएबल नेम नेवर अलाउड एनी स्पेस।
वेरिएबल के नेम में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आपने टोटल प्राइस नाम का कोई वेरिएबल लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टोटल प्राइस के बीच में टोटल के बाद स्पेस नहीं होना चाहिए। आप अंडर स्कोर इस्तेमाल कर सकते हो, टोटल अंडर स्कोर प्राइस। ये आपका सही तरीका है ग्रीन वाला, और ये आपका रेड वाला इनकरेक्ट तरीका है। तो टोटल प्राइस, अगर हम कोई भी वेरिएबल का नाम दे रहे हैं तो उसमें स्पेस अलाउड नहीं होगा। और एक चीज और है इसमें, जावा स्क्रिप्ट हमारा क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर हमने कैपिटल में लिखा है तो वो अलग चीज माना जाएगा, और स्मॉल में लेटर में लिखा है तो वो अलग माना जाएगा। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट की कोड को क्या करना पड़ेगा, केयरफुली से लिखना पड़ेगा। अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में दिया रहेगा तो स्मॉल में लिखेंगे। नहीं तो जावा स्क्रिप्ट में अगर आपने ध्यान नहीं दिया कैपिटल स्मॉल का तो वो कभी कभी आपको क्या करेगा, रन नहीं करेगा, या फिर आपको गलत रिजल्ट देगा, जो आप चाहोगे वो नहीं होगा। तो इसलिए जावा स्क्रिप्ट जैसे HTML में क्या होता है कि आप कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। बट यहाँ पे आपको जावा स्क्रिप्ट में आपको कैपिटल और स्मॉल को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे N1 ये हमारा स्मॉल में है, ये N1 कैपिटल में है, तो दोनों वेरिएबल क्या है, अलग अलग है। इसका यूज हम दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं, इसमें हम दूसरी वैल्यू रख सकते हैं। दोनों अलग वेरिएबल्स हैं, ये दोनों पढ़ने में तो सेम है, प्रोनाउंसिएशन तो इनका सेम है N1 बट ये हमारा अलग बिहेव करेगा, ये हमारा अलग बिहेव करेगा। तो बोथ वेरिएबल और डिफरेंट, केस सेंसिटिव का मतलब यही है, बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल इन एबव एग्जांपल्स। ये दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम ऑलवेज रिकमेंडेड फॉर मीनिंगफुल। वेरिएबल का नेम आपको रिकमेंड किया जाता है कि हमेशा उस वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे किसी भी पर्सन का अगर हमें एज रखना है तो हम उस वेरिएबल का नाम क्या रखेंगे, एज रखेंगे। टोटल प्राइस रखनी है तो टोटल प्राइस नाम का वेरिएबल बनाएंगे। अकाउंट नंबर रखना है तो अकाउंट नंबर के नाम से वेरिएबल बनाएंगे, जिससे इन फ्यूचर हमारा क्या हो, समझ में आ सके कि उस वेरिएबल में क्या रखा गया है, किस तरीके की वैल्यू है। ठीक है। ऐसे ही आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट एक रियल एंटिटी होता है। अच्छा, ये वेरिएबल्स जितने भी टर्म्स हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें आगे चल करके वन बाय वन ये सारा कुछ डिस्कस होगा। बस ये ओवरव्यू के लिए मैं बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट इज अ रियल एंटिटी विच एलोकेट द स्पेस इन मेमोरी। ये हमारा क्या होता है, रियल एंटिटी होता है जो मेमोरी में स्पेस एलोकेट करता है। इट हैज सम प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल्स ऑफ फंक्शंस। मतलब ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारे क्या होंगे, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और फंक्शन भी हो सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारे वेरिएबल भी हो सकते हैं और फंक्शन भी हो सकते हैं। उस वेरिएबल को हम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं और फंक्शन को क्या बोलते हैं, बिहेवियर। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो सच एज द ट्रीट एज ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट और ट्रीट एज द प्रॉपर्टीज। जो हमारे पास टैग होते हैं HTML के टैग, अगर हम उस टैग की बात करें तो टैग हमारा एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है, और उसके अंदर जैसे नेम एट्रीब्यूट हो गया, टाइप एट्रीब्यूट हो गया, ये सारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट हमारे प्रॉपर्टी की तरह होते हैं, एज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट।
जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे इनपुट टैग होता है ना, तो ये हमारा इनपुट हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट के तौर पे है। और इसके प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी में जैसे हो गया, इनपुट का क्या होता है, टाइप भी होता है ना, इनपुट टाइप। नेम आप देते हो, नेम एट्रीब्यूट होता है। ऐसे आईडी एट्रीब्यूट होता है। तो ये हमारे क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। इनपुट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है। टाइप हो गया, नेम हो गया, आईडी हो गया। ये एग्जांपल के तौर पे है। बट अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट क्यों यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट आर यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन यूजिंग डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट के अंदर की चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रखा गया होगा, या तो वेरिएबल होंगे या तो फंक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जावा स्क्रिप्ट प्रोवाइड सम प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जावा स्क्रिप्ट के पास कुछ पहले से बने बनाए ऑब्जेक्ट होते हैं, और उसको हम यूजर डिफाइन भी बना सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। प्री डिफाइन की बात करें तो जैसे कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या होता है, एक जावा स्क्रिप्ट में प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट है। विंडो भी हमारा क्या है, प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट है। कंसोल भी हमारा प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट है। अब ये यूज क्यों किया जाता है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन दिए गए हैं उसको एक्सेस करने के लिए। कैसे, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो गेट एलिमेंट बाई आईडी हमारा एक फंक्शन है जो इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर रखा गया है। तो इसको अगर हमें फंक्शन को यूज करना है तो हमें डॉट ऑपरेटर लगा करके क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो यार डॉक्यूमेंट इज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और गेट एलिमेंट बाई आईडी क्या है, उस ऑब्जेक्ट का फंक्शन है जिसको हमने क्या किया है, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस किया है। ऐसे ही आपको राइट नाम का फंक्शन होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो राइट फंक्शन भी इसी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का क्या होता है, फंक्शन है। अलर्ट फंक्शन किस ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, विंडो ऑब्जेक्ट का। लॉग फंक्शन किस ऑब्जेक्ट का है, कंसोल ऑब्जेक्ट का। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमें बीच बीच में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चल करके हम लोग देखेंगे खुद से भी ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। बट आज के लिए बस इतना ही रहेगा। इसका प्रैक्टिकल अप्रोच हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है, तो आगे चल करके हम इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट।